हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने लेसन 1 कंप्लीट कर लिया है। लेसन 2 में आज इसका तीसरा पार्ट है। तो हमने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में क्या पढ़ा है आपको थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। इसके बारे में हम आपको विथ फिगर के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, जिससे आपको पॉइंट एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। तो चलिए थोड़ा सा आपको पहले और दूसरे पार्ट में क्या पढ़े हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। ये आपका लेसन 2 है और पार्ट पहला है। तो भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा था। भारत के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटवर्ती मैदाने एवं द्वीपीय प्रदेश। तो हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया है उत्तर का विशाल पर्वतमाला। आपको थोड़ा सा दिखाने तो आप देख सकते हैं, उत्तर का विशाल पर्वतमाला हमने आपको विथ फिगर के साथ पढ़ा दिया है। तो उत्तर के विशाल पर्वतमाला में 4 प्रमुख समांतर श्रेणियां हैं। ट्रांस या परा हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है एक एक करके। जैसे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, विथ फिगर के साथ हमने बृहद हिमालय भी पढ़ लिया है। इसके बाद पढ़ा है मध्य या लघु हिमालय और लास्ट में पढ़ा हमने क्या, शिवालिक। तो सभी फिगर के साथ हमने पढ़ लिया है पहले और दूसरे पार्ट में। और आज हम तीसरे पार्ट में पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे, जो पर्वतीय हिमालय में जो प्रमुख दर्रे हैं विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। हमने कल आपको मोटा तौर पे बता दिया था, लेकिन आज हम बताने वाले हैं कि कौन से दर्रे किस राज्य में स्थित हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और कौन से दर्रे किस राज्य के स्थान को एक दूसरे से जोड़ते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी जहाँ जहाँ पर है, जिस ग्रुप में हो आप ज्वाइन कर दें, मतलब शेयर करें, और फिर इसके बाद लाइक करके कमेंट जरूर करें। तो शुरू करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रा का क्या मतलब होता है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता दें कि दर्रा का मतलब होता है, ये मान लें आप कि ये 2 पहाड़ है, ठीक है, 2 पर्वतीय क्षेत्र है, और उनके बीच में 2 पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में जो पास होता है उसे ही दर्रा कहते हैं। मतलब आने जाने का जो ये बीच वाला मार्ग होता है, इसे ही क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं जम्मू कश्मीर व तथा लद्दाख में जो प्रमुख दर्रे हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में कौन प्रमुख दर्रे हैं? बुर्जिद दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित हैं। अब हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे कौन से हैं। इसको ट्रिक से भी हम याद करवा देंगे। हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा दर्रा। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? सिर देखें, सा पे छोटी मात्रा सी और यहाँ से रे रा ले लें तो सिर बड़ा। तो ये मैंने ट्रिक लिख दिया है, सिर बड़ा। सी से हो जाएगा सिपकिला और रा से हो जाएगा रोहतांग और बड़ा से हो जाएगा बड़ा लाचा। तो ये बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग और सिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। इसका ट्रिक होता है माना नीति लीपू, ऐसे याद कर लेंगे। जैसे कोई नाम होता है माना नीति लीपू, ऐसे याद करेंगे तो ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम में कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो सिक्किम में है जयलेपला और नाथुला दर्रा। तो सिक्किम में जयलेपला, नाथुला दर्रा। अब इसको ट्रिक से याद करवा देते हैं। जैसे सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? जयलेपला और नाथुला दर्रा। तो आपको पता है कि डोकलाम का पठार जो है किस राज्य में है? तो डोकलाम का पठार है सिक्किम में। और डोकलाम के पठार से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? तो मान ले ये आपका डोकलाम का पठार हो गया, ऊपर से यहाँ पे चीन सीमा बनाता है, और इसके जो है चीन के पीछे से कौन सा? नेपाल है, आपको पता ही है। तो ये नेपाल यहाँ से सीमा बनाता है, और इसके बाद ऐसे करके आपका हो जाता है सिक्किम, ठीक है। तो डोकलाम का पठार ये भारत का ही है। इस पर जो है मतलब किन किन देश सीमा बनाते हैं? तो इधर से आपका चीन और यहाँ से नेपाल बनाता है। तो इस पर हमेशा विवाद बना रहता है। तो कोई आपसे पूछेगा कि डोकलाम के पठार में जाना है, तो आप बोलेंगे ना जा। तो ना जा, कहाँ ना जा? सिक्किम में। तो सिक्किम में क्यों नहीं जाना? क्योंकि डोकलाम में हमेशा विवाद रहता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो सिक्किम में जयलेपला और नाथुला दर्रा है। इसके बाद देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में है यांगयाप, दीफू, बोमडिला और पांगसांड। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दीफू और बोमडिला। तो दीपू ऐसे याद कर सकते हैं, दीपू बम, दीपू अरुण
बम। दीपू, अरुण और बम लेके कहाँ गए थे? अरुणाचल प्रदेश। दीपू अरुण के साथ बम लेकर कहाँ गया था? तो ऐसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा मैच कराएंगे कि दीपू अरुण बम, ये तीनों कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसके बाद मणिपुर में कौन सा दर्रा है? मणिपुर में एक ही महत्वपूर्ण दर्रा जिसका क्या नाम है? तुजू दर्रा। इसे याद कैसे करेंगे? तुझ में, ऐसे देखें, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे इससे हो जाए तू से हो जाएगा तुझ से हो जाएगा तुजू, और में से हो जाएगा मणिपुर। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब ये दो महत्वपूर्ण दर्रे जो हैं प्रायद्वीपीय भारत के हैं, इसको हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे आया है दर्रों के बारे में, एक बार आपको थोड़ा सा आपके माइंड में सेट कर दें। महाराष्ट्र में कौन से दर्रे हैं? थाल घाट और भोर घाट। उसके बाद केरल में कौन से दर्रे हैं? तो पाल घाट और सिनकोट्टा दर्रा। ये दोनों महत्वपूर्ण दर्रे कहाँ हैं? दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में। अब हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं को किस किस राज्य के किस स्थान को जोड़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जल्दी से पढ़ा देंगे 2 मिनट में। बुर्जिल दर्रा ये किसे जोड़ता है? तो यह गिलगित को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा किसे जोड़ता है? कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। आपको एक काम करना है कि गूगल से या फिर कहीं से आपको ये पता करना है, या किसी बुक से, कि ये कुलगांव किस राज्य में है, कोठी किस राज्य में है। तो ऐसे आप ये भी याद कर सकते हैं किस राज्य को किस राज्य से जोड़ने वाला पीर पंजाल दर्रा है। हम आपको स्पेशल जो स्थान है उसका बता रहे हैं। जोजिला दर्रा ये किसे जोड़ता है? तो यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा यारकंद को तारिम बेसिन से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा किसे जोड़ता है? तो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। और सिपकिला दर्रा किसे जोड़ता है? सिपकिला शिमला को तिब्बत से। CCT ऐसे याद करेंगे, CCT, तीनों में छोटी ई का मात्रा है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे है? मतलब बड़ा लाचा दर्रा किसे जोड़ता है? तो यह जोड़ता है मंडी को लेह से। मंडी को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बड़ा लाचा दर्रा है। तो हमने महत्वपूर्ण भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसको हमने लेसन पहले में कैसे इसका विस्तार होता है, कि पहले ये कहाँ पर स्थित था, ये भाग जो भारत का दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग है, ये कहाँ पर स्थित था, किस महाद्वीप के बाद, इन सभी को मैंने पहले पार्ट 1 में पढ़ा दिया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? उत्तर का विशाल पर्वतमाला। इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, फिर उसके बाद पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नंबर है। तो अब देखते हैं कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार यह गोंडवाना लैंड का भाग है। क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार किस लैंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का या फिर अंगारा लैंड का? तो आप बताएंगे यह गोंडवाना लैंड का भाग है। तथा संपूर्ण भाग जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला भाग प्राचीन आर्कियन क्रम के चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, तो आर्कियन क्रम के चट्टान से दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार निर्मित है। अगर स्पेशली पूछे किस चट्टान से, तो यह आग्नेय चट्टान से निर्मित है। आग्नेय चट्टान से कैसे? तो पृथ्वी पर सबसे पहला चट्टान कौन सा निर्मित हुआ था? तो आर्कियन क्रम का। इसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस चट्टान का निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ये भी आप याद रखेंगे। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। और इस दक्षिण के पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो आर्कियन क्रम की आग्नेय चट्टान पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है। तो प्रायद्वीपीय भारत का आकार है त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो यह सबसे ज़्यादा जो चारों भाग हैं, जो भारत के 4 भौतिक प्रदेश हैं, उनमें सबसे ज़्यादा किसका भाग है? तो सबसे ज़्यादा भाग है दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, इसका सबसे ज़्यादा भाग है इन चारों भौतिक प्रदेशों में। कौन कौन से? उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, और दक्षिण का तटीय प्रदेश और द्वीप। इन सब में सबसे ज़्यादा किसका है? तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। अब मैंने मैप से आपको बना के मैप रखा है, और आपको अच्छे से सिर्फ बताना है कि कौन सा पठार और कौन सा पहाड़ और कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। फिर इसके बाद इन सभी के बारे में मैं एक एक पॉइंट करके, मतलब छोटा छोटा, इसको और विस्तारित रूप में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले अभी देख लेते हैं मोटी मोटा कि इनकी लोकेशन भारत में कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको भारत का मैप ड्रा करना है। जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला आपको मैप सबसे पहले बना लेना है। ठीक है, ये आपका दक्षिण का पठारी भाग है। अब इसमें देखते हैं, और मैंने बताया भी था कि जो अरावली श्रेणी या पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्य श्रेणी, सतपुरा श्रेणी, इन सभी का विस्तार किस हलचल के कारण हुआ है, तो ये आप पहली वीडियो में देख सकते हैं, जो लेसन 1 है।
तो सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी अरावली, जो अरावली श्रेणी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बना के रखा है। तो ये है अरावली श्रेणी, जो कि उत्तर पश्चिम में विस्थापित है। ठीक है, जो उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार है। ये कौन सी श्रेणी हो जाती है? ये हो जाता है अरावली श्रेणी। उसके बाद आते हैं, तो ये कौन सी श्रेणी हो जाती है? ये हो जाती है आपकी सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, ये कौन सी श्रेणी है? तो ये है विंध्य श्रेणी, सॉरी ये है आपकी विंध्य श्रेणी। आप एक देख सकते हैं, एक एक क्रम से चलेंगे तो विंध्य श्रेणी, उसके बाद विंध्य श्रेणी से सटा हुआ कौन सा पठार है? तो ये आपका हो जाता है छोटा नागपुर का पठार। ये हो जाता है आपका छोटा नागपुर का पठार। इसके जस्ट ऊपर कौन सी पहाड़ी है? तो ये आपका हो जाता है राजमहल की पहाड़ी। इसे भी आप याद रखेंगे। तो छोटा नागपुर के पठार के ऊपर राजमहल की पहाड़ी, उसके जस्ट नीचे कौन सा पठार है या उच्च भूमि है? तो ये है सिंहवा उच्च भूमि। सिंहवा उच्च भूमि, ये आप निशान देखा करें मैं कहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये छोटा नागपुर पठार के नीचे कौन सा हो जाता है? सिंहवा उच्च भूमि, और छोटा नागपुर पठार के ऊपर राजमहल की पहाड़ियाँ हो जाती हैं। उसके बाद विंध्य श्रेणी से सटा हुआ एक श्रेणी और निर्माण होता है, और इसका क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाता है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको मैच करा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। और इन्हीं दोनों के बीच जब कंप्रेस हुआ, मतलब दबाव पड़ा, तो दो भ्रंश का निर्माण हो जाता है। तो एक भ्रंश का नाम हो जाता है नर्मदा, एक सेकेंड, तो एक भ्रंश का नाम हो जाता है, एक नदी का नाम हो जाता है नर्मदा नदी का निर्माण हो जाता है। और इसकी दूसरी जो है सतपुड़ा के नीचे किस भ्रंश का निर्माण होता है? तो ताप्ती भ्रंश का निर्माण हो जाता है। इसे आप याद रखेंगे। और ये दोनों नदियाँ अपनी पानी कहाँ पर गिराती हैं? अरब सागर के खंभात की खाड़ी में। तो ये आपका हो जाता है, ये एरिया हो जाता है खंभात की खाड़ी में। नर्मदा और ताप्ती नदी अपना पानी गिराती हैं। और यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? तो कच्छ की खाड़ी है। ये भी मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब देखते हैं इसके बाद सतपुड़ा के बाद जो है कौन सी श्रेणी पड़ती है? तो ये भारत के पश्चिमी भाग में कौन सी श्रेणी है? तो ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाता है आपका पश्चिमी घाट। इसे सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट का निर्माण होता है, इसे सह्याद्री भी कहते हैं। ये कोई पहाड़ या पर्वत नहीं है, यह सिर्फ एक कगार के रूप में है। आप पहले वीडियो में अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोशिश करेंगे यहाँ भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, लेकिन वीडियो बड़ी बन सकती है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद सिंहवा उच्च भूमि से निर्मित होता है क्या? आपका पूर्वी घाट। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इधर पूर्वी घाट, यहाँ पे पश्चिमी घाट, इन दोनों का मिलन पॉइंट कौन होता है? तो पूर्वी और पश्चिमी बिंदु कहाँ पर मिलती है? तो यह मिलती है नीलगिरी में। नीलगिरी की पहाड़ी पे जो है ये दोनों मिल जाते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, नीलगिरी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। क्वेश्चन पूछा भी गया, आप बता देना। तो पूर्वी और पश्चिमी बिंदु का मिलन बिंदु है नीलगिरी। इसके बाद यहाँ से देखेंगे आप, छोटे छोटे और भाग बने हैं, मैंने आपको बना के रखा है, आप सिर्फ देखें, ध्यान से देखना। ये आपका हो जाता है पश्चिमी घाट। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है नीला कलर का, ये हो जाता है आपका अन्नामलाई। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका अन्नामलाई। इसको मैं अन्नामलाई के पास टिक कर दे रहा हूँ। तो ये अन्नामलाई हो जाता है। और ये सबसे नीचे वाला कौन सी पहाड़ी हो जाती है? तो ये हो जाती है, इसका 3 नाम है, येलागिरी की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी या कार्डमम हिल्स। तो ये तीनों का नाम है येलागिरी, इलायची, कार्डमम हिल्स, जो कि सबसे ज़्यादा जो उत्तर भारत, मतलब जो दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, वहाँ पर ये इसका विस्तार पाया जाता है। येलागिरी या इसे इलायची की पहाड़ी, कार्डमम हिल्स। अभी ये किस राज्य में स्थित है, इन्हें भी हम बता देंगे। तो आप देखें, पश्चिमी घाट क्रम से पूछेगा तो सबसे पहले पश्चिमी घाट, फिर नीलगिरी की पहाड़ी, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी और लास्ट में कौन सा आ जाता है? येलागिरी, इलायची या कार्डमम हिल्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं से देखते हैं कि जो है अन्नामलाई के पास से जो है छोटे छोटे पहाड़ पाए जाते हैं, मतलब जो पठार पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको दिखा देते हैं। तो पहले पॉइंट आप काउंट करें, क्योंकि मेरे पास डिजिटल तो बोर्ड है नहीं कि मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो कार्डमम हिल्स के बाद जो है 4 पॉइंट मैंने बना रखा है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, थोड़ा सा रेड कर दें, हो सकता है आपको अच्छे से दिखने लगे। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो ये 4 पॉइंट है आपके पास। तो इन्हीं चारों का नाम क्या क्या है ये भी बता दें, और किस राज्य में इन चारों का विस्तार है ये भी आपको बता देंगे। ये आपको पता ही है कि आपका ये श्रीलंका है, इसको कुछ दिन बाद हम कब्जा कर लेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना, चीन से पहले हम इसको कब्जा करेंगे। इसके बाद अब देखते हैं इन 4 पहाड़ियों का क्या नाम है। तो सबसे नीचे वाला जो इधर है अन्नामलाई के पास से, इसका देखते हैं,
इसका क्या नाम है, तो इसका नाम हो जाता है, यहाँ से आप देखेंगे और पेन का भी निशान देखेंगे, तो इसका नाम हो जाता है पालमी की पहाड़ी। उसके पूरब में कौन सी पहाड़ी है, तो ये भी आप देखेंगे, तो उसके पूरब में है रायसेना की पहाड़ी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद कौन सी पहाड़ी है, तो उसके बाद पहाड़ी है सेवराय की पहाड़ी। इनका क्रम पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व जो तमिलनाडु राज्य में पहाड़ियाँ स्थित हैं उनका क्रम क्या है। आपको ये चारों पहाड़ियाँ दे देंगी, इनका आगे पीछे क्रम दे दिया जाएगा, लेकिन आपको उत्तर से पश्चिम से पूर्व पूछेगा तो आपको ये क्रम लगाना पड़ेगा। और इसके बाद सबसे पूर्व में कौन सी पहाड़ी है, तो ये है जवादी की पहाड़ी। तो इनका क्रम ये हो जाता है अनामली की पहाड़ी, उसके बाद पालमी की पहाड़ी, रायसेना की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी। ये चारों पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर स्थित हैं, तो ये चारों पहाड़ियाँ स्थित हैं तमिलनाडु राज्य में, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अब हम आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दें। मैंने दो दर्रे भी मैंने आपको बताया था कि दक्षिण में जो दो दर्रे हैं महत्वपूर्ण, उसको दिखाएंगे। जो ये आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, जो पश्चिमी घाट के पास जो नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी से अनामलाई के बीच में, नीलगिरी के, ध्यान से सुनना, नीलगिरी पहाड़ी से अनामलाई पहाड़ी के बीच में कौन सा दर्रा है, तो इस दर्रे का नाम है पालघाट दर्रा। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। तो ऊपर वाला दर्रा नीलगिरी को अनामलाई से अलग करने वाला दर्रा कौन सा है, तो यह पालघाट दर्रा है। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आपको PDF पूरा ऐसे डिट्टो मिल जाएगा। नीलगिरी को अनामलाई से अलग करने वाला दर्रा कौन सा है, तो पालघाट दर्रा है। इसके बाद देखते हैं अनामलाई से येलागिरी को अलग करने वाला दर्रा कौन सा है, ये बीच में रेड कलर का पॉइंट है। तो अनामलाई को येलागिरी से अलग करने वाला दर्रा कौन सा है, तो यह है सिनकोटा दर्रा। ये दो दर्रा आप याद रखना। किससे अलग करता है, तो ए फॉर अनामलाई को किससे अलग करता है, एला की पहाड़ी से, ठीक है। तो इन दो पहाड़ियों को अलग करने वाला दर्रा हो जाता है सिनकोटा दर्रा। अब आपको बता दें कि ये दो पहाड़ियाँ, ये जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं किस राज्य में स्थित हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अनामलाई की पहाड़ियाँ जो है इसकी प्रमुख चोटी कौन सी होगी, ये मैं आपको जब विस्तार से पढ़ाऊंगा फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अभी बता रहे हैं कि इन पहाड़ियों का विस्तार किस राज्य में है। तो अनामलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो यह के फॉर केरल हो जाएगा और टी फॉर तमिलनाडु हो जाएगा। तो ये भी याद रखें। तो केटी में स्थित है अनामलाई की पहाड़ियाँ, और केटी केरल और तमिलनाडु में ही स्थित है येलागिरी की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी या कार्डमम हिल्स। इसके बाद देखते हैं, मैंने ये बता दिया कि जो चारों पहाड़ियां हैं, जवादी की पहाड़ी, सेवराय की, रायसेना की और पलामी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी के बाद जो है पूरा एरिया किसका होता है, तमिलनाडु का, और नीलगिरी से ऊपर किसका हो जाता है, तो ये कर्नाटक का हो जाता है, और इसके पीछे कौन सा राज्य है, तो केरल है। ये भी आप याद रखेंगे। तो नीलगिरी की पहाड़ी किन किन राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है, तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार है। ये भी आप याद रखेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ। मैंने क्या बताया था, जब मैं आपको लेसन सेकंड का पहला चैप्टर, मतलब लेसन सेकंड का पहला पार्ट पढ़ा रहा था, तो मैंने उसमें बताया था कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, मतलब जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम, मेघालय, नागालैंड, ये सभी राज्य हैं, वो राज्य में जो पहाड़ियाँ और पर्वत स्थित हैं वो हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ ना होकर के प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत और पहाड़ हैं। मैंने आपको वहाँ पे बताया था। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। तो ये वाला फॉल्ट जो है, ये भारत का जो पूर्वी भाग है, ये विस्तार पूरा यहाँ तक जाते हुए असम, पश्चिम बंगाल से, इसके बाद असम, मेघालय, नागालैंड, इन सभी भागों में इसका विस्तार होता है, लेकिन ये बीच में कट जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने पेंसिल से नहीं बनाया। इनके बीच में एक फॉल्ट पाया जाता है जिसे अधाभ्रंशन फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, अधाभ्रंशन फॉल्ट कहते हैं, या इसे मालदा गैप भी कहते हैं। इसका विस्तार जो है कहाँ पर पाया जाता है, किस राज्य में, तो इस मालदा गैप या अधाभ्रंशन का विस्तार पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो इसे क्या कहते हैं, इस गैप को कहते हैं अधाभ्रंशन। यह जो है कहाँ पर इसका विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक, तो इसका राजमहल की पहाड़ियाँ से लेकर गारो, खासी, जयंतिया तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसे जो है राजमहल, गारो गैप भी कहते हैं, या तो मालदा गैप भी कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से जो पूर्व का पठार का विस्तार पाया जाता है, वो बीच में कट जाता है, किसके द्वारा, इसी अधाभ्रंशन या मालदा गैप के कारण। तो आप देख सकते हैं कि राजमहल से लेकर ये आपका हो जाएगा गारो तक इसका विस्तार पाया जाता है, इस गैप का। अब आपको बता दें कि जो पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ियाँ, उनके बारे में बता दें। आप देखेंगे असम में,
असम मेघालय, इसमें जो है महत्वपूर्ण जो पर्वत या पठार है उसको बता दें। तो सबसे पहले 3 पठार आता है जिसका क्या नाम है, जी फार हो जाएगा गारो, के फार हो जाएगा खासी, जे फार हो जाएगा जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित हैं, यह स्थित है मेघालय में। इसे आप याद रखेंगे। और अगर क्वेश्चन पूछे कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ किस पठार का भाग है, तो ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, लेकिन अधाभ्रंशन के कारण ये अलग हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वही मिट्टियाँ प्रायद्वीपीय भारत में भी पाई जाती हैं। अब देखते हैं कि इन 3 पहाड़ियों के नीचे जो है किसका पठार है, तो एक पठार का विस्तार है जिसका क्या नाम है, शिलांग का पठार। ठीक है, तो ये शिलांग का पठार के बारे में भी जो विशेषताएं हम आपको बताएंगे। अभी देखिए तो गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों के नीचे शिलांग का पठार है। ठीक है, जब हवाएं जो है इधर से दक्षिण पश्चिम से यहाँ से चलती हैं बंगाल की खाड़ी में पहुँचती हैं, इसके बाद जब यहाँ से रिटर्न होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हिमालय का विस्तार पाया जाता है, जब यहाँ पे जाती हैं तो इन्हीं पहाड़ियों से टकरा जाती हैं, तो अपने साथ जो भी वर्षा लिए रहती हैं इन्हीं पहाड़ियों पर वर्षा कर देती हैं। तो भी सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होता है इसी कारण। अब देखें तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो मेघालय में है। और इन्हीं पहाड़ियों के पास जो है शिलांग का पठार है, जो कि इनके अधिक वर्षा होने का कारण भी बनता है। इन्हीं शिलांग पठार के बाद जो है कौन सा पठार है, तो कार्बी एलांग का पठार, कार्बी एलांग का पठार स्थित है। यह भी जो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। तो कार्बी एलांग का पठार किस राज्य में है, तो यह है असम में। ये बिल्कुल छोटा सा है, आपको दिख जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ये कार्बी एलांग का पठार किस राज्य में है, या असम राज्य में है। इन सभी के बारे में मैं आपको कल की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब छोटा छोटा जो पॉइंट है उसको भी क्लियर कर दूंगा। तो इतना याद रखें, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है, और इन पहाड़ियों के नीचे कौन सा पठार है, तो शिलांग का पठार है। इसे मेघालय का भी पठार किसने कहा है, इसे मैं बता दूंगा भी। तो कार्बी एलांग का पठार असम में है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम दिखाते हैं कि जो शिलांग का पठार है इसके बारे में आपको थोड़ा सा व्याख्या दे दें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखते हैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है शिलांग का पठार। शिलांग का पठार पर जो है शोध करने के लिए पश्चिम बंगाल से एक मौसम वैज्ञानिक आए थे जिनका क्या नाम है, तो SP चटर्जी। ठीक है, SP चटर्जी जी ने शिलांग का पठार का अध्ययन किया। जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर जो है बहुत सारे बादल आ रहे हैं। मैंने बताया ना कि दक्षिण केरल से जो है मानसून जब यहाँ से उठती है, इसके बाद बंगाल की खाड़ी से लेकर वर्षा यहाँ पे जब जाती है, बादल जब वर्षा का पानी लेकर जब इन्हीं शिलांग के पठार पर जाते हैं तो बहुत सारा बादल छा जाता है। तो इसका जब अध्ययन करने के लिए SP चटर्जी जी गए, वहाँ पर देखा कि जो है शिलांग के पठार पर जो है बादलों का घर सा बन गया है। तो इसलिए शिलांग के पठार को मेघों का घर किसने कहा है, तो SP चटर्जी जी ने कहा है। इसे भी याद रखेंगे। और इसी शिलांग के पठार को जो है मेघालय का पठार किसने कहा, ये भी SP चटर्जी जी ने ही कहा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थान कहाँ पर है। तो विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थान कहाँ पर है, यह भी है शिलांग में या मेघालय के पठार में। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो विश्व का सबसे आर्द्रतम पठार कौन सा है, या मेघालय का पठार है, या इसे शिलांग का पठार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थान कौन सा है। ये पठार पूछ रहा था, यहाँ पे स्थान पूछ रहा। तो विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थान हो जाता है पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर हो जाता है मासिनराम, वहीं दूसरे नंबर पर हो जाता है चेरापूंजी। ये दोनों स्थान किस राज्य में है, तो मेघालय में है। ये दोनों स्थान मेघालय में है। सबसे ज़्यादा वर्षा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मासिनराम में, और सेकेंड नंबर पर चेरापूंजी में। क्यों होता है, मैंने आपको बता दिया कि शिलांग के पठार के कारण। अब देखते हैं कि मासिनराम और चेरापूंजी ये किस पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, जो मासिनराम और चेरापूंजी है ये शिलांग के पठार पर स्थित जगह है। ठीक है, और ये बीच में पड़ता है, इसलिए ये खासी पहाड़ी के नीचे ही स्थित है। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि मासिनराम और चेरापूंजी किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है। आपको यही 3 और एक अदर पहाड़ी दे देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको बताना पड़ जाएगा कि मासिनराम और चेरापूंजी किस पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं। तो यह आता है खासी पहाड़ी के अंतर्गत। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो स्टूडेंट, अब वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी और आपको समझाना भी आप बोर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। कल फिर पढ़ेंगे। मैं इस पोर्शन को, जो ये दक्षिण का बिल्कुल कॉर्नर वाला पॉइंट है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कल की वीडियो में। तो स्टूडेंट, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे
मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में मैंने यूपी स्पेशल का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जो कि RO और ARO के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम पूरा यूपी कंप्लीट करवा रहे हैं। आप प्ले लिस्ट वीडियो में सेव है, उसको भी देख सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।